गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास चैप्टर 13 रनिंग चल रहा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कंपटीशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपटीशन। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा सम टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। जनरली हमने देखा है कि एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। Some totally unrelated species could also compete for the same resources। मतलब सेम रिसोर्सेज के लिए अनरिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी compete कर सकते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज। मैं लिख देता हूं शैलो साउथ अमेरिकन lake visiting flamingos and resident fishes ये एग्जांपल है बच्चों कंपटीशन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अनरिलेटेड स्पीसीज है वो भी compete करती हैं या कर सकती हैं। तो साउथ अमेरिकन लेक्स के अंदर देखा गया तो विजिटिंग फ्लेमिंगोज और जो रेजिडेंट फिशेज हैं वो compete फॉर द देयर कॉमन फूड। वो आपस में compete करते हैं किसके लिए? अपने कॉमन फूड जू प्लैंक्टन के लिए। किसके लिए? अपने कॉमन फूड जू प्लैंक्टन के लिए वो compete करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। ये कह रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो जरूरी नहीं है लिमिटिंग हो कंपटीशन के पाए जाने के लिए। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, दो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो। अगला एग्जांपल है इन इंटरफेरेंस कंपटीशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज in interference competition in interference competition the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species although the resources are plenty। यहाँ पर बच्चों कंपटीशन पाए जाने के लिए रिसोर्सेज का लिमिटेड होना वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक नया एग्जांपल है इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी एरिया में एक जो स्पीसीज है उसकी फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है
फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन गॉड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द गैलापागोस आइलैंड, एग्जाम्पल क्या है इसमें, गॉड्स वर इंट्रोड्यूस्ड, gods were introduced in Galapagos Island. Galapagos Island, the Abingdon tortoise became extinct. Abingdon tortoise became extinct. ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर इंटरफेरेंस कंपटीशन में जब गॉड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन गैलापागोस आइलैंड, जो गॉड्स है जब गैलापागोस आइलैंड में इंट्रोड्यूस की गई तो जो एबिंगडन टॉर्टोइस है वो एक्सटिंक्ट हो गया within a decade due to greater browsing efficiency of the gods. जो गॉड्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इस वजह से एक डिकेड के अंदर ही जो एबिंगडन टॉर्टोइस है वो एक्सटिंक्ट हो गए गैलापागोस आइलैंड के अंदर। तो ये क्या हुआ, इंटरफेरेंस जो है कंपटीशन हो गया। Therefore, competition can be best defined as a process in which the fitness of the one species is significantly lower in the presence of another species. तो आप कंपटीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ यू डिफाइन द कंपटीशन। कंपटीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक बेस्ट वे में, a process in which fitness of one species, a process in which fitness of one species is significantly lower in presence of another species। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एक स्पीसीज की जो फिटनेस है वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस के कारण से उसकी फिटनेस लोअर हो जाती है। फिटनेस को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। दोबारा सुन लीजिए, कंपटीशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप, द कंपटीशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, the fitness of one species is significantly reduced due to the presence of significantly lower in the presence of another species। ओके, और इस फिटनेस को R के रूप में जाना जाता है। R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। R इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन में ही इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है, कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है, कॉम्पिटिटिव रिलीज प्रोवाइड्स अनदर एविडेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर phenomena in which a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। अब competitive release का मतलब क्या है कि ये एक फिनोमेना है जिसमें किसी एक स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है किसी एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में। दोबारा सुन लीजिए,
कॉम्पिटिटिव रिलीज को समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज। उसके कंपेयर में जो सुपीरियर स्पीसीज है उसके कारण से दूसरी स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड रहती है। इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है वो एक्सपेंड होता है ड्रामेटिकली व्हेन जब कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीसीज है उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में अगर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, अगर सुपीरियर स्पीसीज वहां प्रेजेंट होती है और जब उस सुपीरियर स्पीसीज को वहां से हटा लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो फिर ड्रामेटिकली क्या होता है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है इंफीरियर स्पीसीज का वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या कहते हैं? जब सुपीरियर स्पीसीज को हटाने पर इंफीरियर स्पीसीज वापस से ग्रो कर जाती है, उसकी रेंज बढ़ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं Cornell's elegant field experiment। Cornell's elegant field experiment। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या बताया गया है? ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल बैलेनस डोमिनेंट। जो सुपीरियर बार्निकल जो बैलेनस है वो इस रॉकी जो सी कोस्ट है स्कॉटलैंड का वहां पर डोमिनेट होती है। The intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathameles from that zone. Inferior barnacle Cathameles। इस बच्चों ध्यान से देखिए, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये एग्जामिन किया गया कि जो रॉकी सी कोस्ट है स्कॉटलैंड का, वहां पर जो लार्जर और कॉम्पिटिटिव जो सुपीरियर बार्निकल बैलेनस है वो डोमिनेट होती है इंटरटाइडल एरिया में, और वो एक्सक्लूड कर देती है स्मॉलर बार्निकल कैथामेलस।
यानी कि जो इंफीरियर या स्मॉलर जो बार्निकल कैथामेलस है वो रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है किसके द्वारा, बार्निकल बैलेनस के द्वारा। तो इसे ये क्या है, कॉर्नेल्स का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस, ध्यान से देखिए, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may hold true in case of limited resources, but not in other cases. गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कि सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करती है वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। दोबारा सुन लीजिए, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करती हैं तो वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडेफिनिटली, एंड जो कॉम्पिटिटिवली जो इंफीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो जाती है इवेंचुअली। जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो जाती है, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड रिसोर्सेज में ही ट्रू है, बट अदर केसेस में नहीं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। Resource partitioning. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times of feeding or different foraging patterns. ध्यान से सुनिए बच्चों, एक सेकेंड। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है कि जब दो स्पीसीज कंपीट करती है सेम रिसोर्स के लिए तो वो दे कुड अवॉइड द कंपटीशन। दोबारा सुन लीजिए, इफ टू स्पीसीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड द कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। वो क्या कर सकती है कि जो फीडिंग का टाइम है डिफरेंट टाइम पर फीड करके और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, डिफरेंट फॉरेजिंग के पैटर्न्स अपनाकर अपने बीच के कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है, ठीक है। तो इन दिस रिलेशन मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warbler, 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. दोबारा सुन लीजिए बच्चों, मैकआर्थर जो है उन्होंने ये बताया कि जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वार्बलर्स की, वार्बलर बर्ड्स हैं जो कि सेम ट्री के ऊपर रहते हैं, वो अपने बीच के कंपटीशन को अवॉइड करते हैं
और वो को एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट टाइम पर फीड करके, डिफरेंट टाइप पर अपने फॉरेजिंग की एक्टिविटीज को करके वो सरवाइव करते हैं, को एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लीजिए। कई बार क्या होता है कि दो स्पीसीज जो कि सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करती है, तो वो अपने बीच के कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है, अपने फीडिंग के एफिशिएंसी को चेंज करके, फीडिंग पैटर्न को चेंज करके, फॉरेजिंग टाइम के टाइम को और पैटर्न को चेंज करके जो है अपने बीच के कंपटीशन को अवॉइड कर देती है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। तो वार्पलर नाम के जो पक्षी हैं, मैकआर्थर ने बताया कि जो एक ही पेड़ पर रहते हैं, एक ही ट्री पर सरवाइव करते हैं, वो डिफरेंट टाइप पर फीड करके वो को एग्जिस्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो ये पार्ट था कंपटीशन का। कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? कंपटीशन के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है और दोनों को हार्म होता है। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो, एक बार हैंड रेज कर दो। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासिटिज्म। ओके, थैंक यू। थर्ड लेते हैं पैरासिटिज्म। बच्चों पैरासिटिज्म क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सरवाइव करता है, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, फीड करता है, तो इस पैटर्न को पैरासिटिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक में ले रहा हूँ अडेप्टेशन मेथड्स ऑफ ए पैरासाइट। अब पैरासाइट जो है अडप्ट हो जाता है, अडप्टेशन मेथड, adaptation method of a parasite. Adaptation methods of a parasite are, पैरासाइट्स के अंदर अडेप्टेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को-इवॉल्व। हमेशा ध्यान रखना कि जो होस्ट और पैरासाइट है वो को-इवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? को-इवॉल्व करते हैं। सेकंड लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स लाइफ स्टाइल ए पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन। लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है, जो पैरासाइट है वो इवॉल्व करते हैं स्पेशल अडेप्टेशन, जैसे कि ए लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। जो पैरासाइट्स हैं अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को लॉस कर देते हैं। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स फॉर क्लिंगिंग ऑन टू होस्ट। पैरासाइट्स के अंदर एडहेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं, जिससे वो होस्ट से क्लिंग कर सके। लॉस ऑफ, कई बार पैरासाइट्स के अंदर लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, वो सक करते हैं अपने न्यूट्रिशन को। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, पैरासाइट्स के अंदर हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है जिससे वो सरवाइव करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक है द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। बच्चों जो लाइफ स्टाइल जो है पैरासाइट की वो कॉम्प्लेक्स होती है, और वो दो या दो से अधिक जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं या वेक्टर्स हैं उनको यूज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन लीवर फ्लूक, जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है वो एक पैरासाइट है जो कि स्नेल एंड फिश दोनों से अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है स्नेल और फिश दोनों से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सेकेंड लेते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है
जो कि एक वेक्टर की नीड होती है, जिसे मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी ह्यूमन और मॉस्किटो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, द हार्म इज डन इन द फॉलोइंग वेज। जो मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट्स हैं वो अपने होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो पैरासाइट्स हैं वो अपने होस्ट को हार्म करते हैं, और ये जो हार्म है ये डिफरेंट वे में हो सकती है, ये जो हार्म है ये डिफरेंट वे में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, हाँ, दे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द होस्ट। जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट के सर्वाइवल को रिड्यूस कर देते हैं, ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको भी वो कम कर देते हैं। दे रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पैरासाइट है वो होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। पैरासाइट क्या करता है, अपने होस्ट को वीक बना देता है, कमजोर कर देता है, फिजिकली वीक कर देता है, और जिससे क्या होता है कि वो मोर वल्नरेबल हो जाता है प्रीडेटर के लिए, अपने प्रीडेटर के लिए वो वल्नरेबल हो जाता है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। बच्चों पैरासाइट को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट and second endoparasite. Ectoparasite and second is endoparasite. एक्टोपैरासाइट जो अपने होस्ट की बॉडी के सरफेस पर, बॉडी के बाहर रहता है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जिसकी लाइफ जैसे कि टिक्स इन डॉग। ठीक है, कस्कुटा प्लांट भी एक पैरासाइट प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फिर लेते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, वहां से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, जैसे कि कोई भी पैथोजन है किसी डिजीज का जो बॉडी के अंदर जाके डिजीज कॉज करता है, तो वो एंडोपैरासाइट है। नेक्स्ट लेते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, मोर इंपॉर्टेंट, ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। हाँ, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, तो ध्यान से देखना, व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक बर्ड किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट के अंदर अपने एग दे देता है, अपने अंडे दे देता है। ठीक है, और उनके जो अंडे हैं वो को इवॉल्व होते हैं और वो सेम हो जाते हैं अपीयरेंस में होस्ट के अंडों जैसे, एग जैसे। ठीक है, तो जो होस्ट है वो बर्ड अपने एग अंडों के साथ में, एग के साथ में जो पैरासिटिक जो बर्ड है उसके एग्स को भी प्रोटेक्ट करता है, उसको केयर करता है। ठीक है, तो इस टाइप के पैरासिटिज्म को हम क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके बच्चों, तो जैसे कि एग्जांपल में बता दूं आपको, जो कोयल है, जो कुकू है, वो अपने एग जो क्रो होता है उसके नेस्ट में दे देते हैं, और जो कोयल के, कुकू के जो एग्स हैं वो शेप में, अपीयरेंस में इवॉल्व हो जाते हैं क्रो जो है, जो होस्ट बर्ड है उसके एग की तरह। तो जो होस्ट का जो नेस्ट है वहां पर जो बर्ड, होस्ट बर्ड है, वो अपने अंडों के साथ में कोयल के बर्ड्स को भी, कोयल के जो एग्स हैं, अंडे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है, उनको भी केयर करता है। तो इस टाइप के पैरासिटिज्म को हम क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। हाँ, ओके बच्चों, तो इस तरीके से तो आज बच्चों हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक तो कंपटीशन और एक पैरासिटिज्म। तो एक बार फिर से मैं एक टॉपिक रिपीट कर देता हूं। एक तो गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
और एक कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? पैरासिटिज्म कंप्लीट हो चुका है। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है कि जब किसी एरिया के अंदर किसी एक स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेस्ट्रिक्टेड रहता है किसी स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में दूसरी सुपीरियर स्पीसीज की प्रेजेंस के कारण से, तो जो सुपीरियर स्पीसीज है उसको जब वहां से रिमूव कर दिया जाता है तो जो इंफीरियर स्पीसीज है जो रेस्ट्रिक्टेड थी वो ड्रामेटिकली उसका जो रेंज है वो बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। फिर लेते हैं गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया गया कि जो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही है तो दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडेफिनिटली एंड जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो ये कंडीशन सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज के टाइम ही अप्लाई होती है, अदर केसेस में नहीं। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन, और उनके डिफरेंट एग्जांपल नीट के पेपर में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा आप एनसीईआरटी से इसको तैयारी जरूर करें आप, तो काफी सारे क्वेश्चन इनमें से बनते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज के, ब्रूड पैरासिटिज्म के, तो आप जरूर इनको रीड करें। जो रिमेनिंग दो पार्ट और रह गए हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म, सॉरी 3 पार्ट रह गए हैं जो कि हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।